पुरस्कार लेखन का प्रचार करता है। भाजपा में जो एक पुरातन पंथिता है, रूढ़िवादिता है, वो मुझे पसंद नहीं। मेरे पास 4 खंडों में कविताएं हैं। तो जब कभी किसी कविता की आवश्यकता होती है तो सोचना पड़ता है ये किस खंड में है तो मैं समझता हूँ कि तुलना करना बेकार है। हर आदमी के पास जो अच्छा है उसको लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए और एक भिड़ंत करनी चाहिए। रामचरितमानस तो निसंदेह सबसे बड़ा काव्य है, हमारे लिए भी प्रिय है, सबके लिए प्रिय है। तो एक चौपाई होती है प्रस्तुत, एक होती है अप्रस्तुत। यानी प्रस्तुत तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ छूट न जाए तो दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रीत जथासिर नाही। मैंने कभी नशा नहीं किया। नशा जो हानि करता है, जो मारता है, उससे मैं वंचित रहा। इतना लिखा क्या क्या नहीं मन कह गया, लगता रहा फिर भी सदा कुछ और बाकी रह गया। ये पंक्तियां प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी की हैं, जो आज साहित्य तक के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम बातें मुलाकातें में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस अवसर को हिंदी साहित्य की एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखता हूँ। यह हम सभी का सौभाग्य है जो लोग हिंदी और साहित्य दोनों को जानते, समझते और पढ़ते लिखते होंगे। उनको पता होगा कि डॉक्टर साहब अभी अपने जीवन की सदी यानी 100वें वर्ष में आप प्रवेश कर चुके हैं और हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य के वह पहले व्यक्ति हैं, जो मेरी जानकारी है, जो मैं जहाँ तक पढ़ पाया हूँ उसमें, जिन्होंने अपनी सदी को देखा है अपनी आँखों से। आप जो कुछ लिखते रहे हैं और जिसकी मैंने बात कही कि लगता रहा फिर भी सदा कुछ और बाकी रह गया, ये डॉक्टर साहब की पंक्तियां हैं। मैं जानना चाहता हूं सर, ये बाकी क्या रह गया? मेरा एक शेर और सुन लीजिए। मन कहता हूँ अभी जवां सा, ये चाहिए और वो चाहिए, तन कहता है बहुत पा चुके, अब तो चुप बैठे रहिए। तो ये मेरा मन जो है वो अभी भी बच्चा है, उसमें एक बचपन पलता रहता है। और सच बात तो ये है कि चाहे मेरी ज़िंदगी रही हो और चाहे साहित्य रहा हो, मैं धीरे धीरे चला हूँ। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। और कई बार तो लगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। ये आपको कैसे लग सकता है? ये तो लग ही नहीं सकता। हाँ, नहीं, फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं इतना धीरे धीरे और बहुत इत्मीनान से चीज़ों को पकड़ने वाला व्यक्ति हूँ कि एकाएक कोई चीज़ सामने आ जाए तो मैं उसको संभाल नहीं पाता हूँ। मेरी पत्नी कहती हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े नालायक आदमी हुए होते अगर कभी ना हुए होते तो कविता की मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि मेरी गुरु मेरी माँ है जी। मैंने कहा ना कि मैं बहुत जल्दी कोई चीज़ नहीं सीख पाता हूँ। जब मुझे क ख ग सिखाया जा रहा था तो मैं नहीं सीख पा रहा था। तो घोषित हो गया कि नहीं पढ़ेगा ये। अच्छा। हाँ, घोषित हो गया पढ़ेगा नहीं ये। मैं भी बड़ा खुश हो गया, चलो पढ़ाई से जी छूटी। तो जाड़े का महीना था, अलाव ताप रहे थे हम लोग। तो मेरी माँ ने अलाव की राख को सामने बिखेरा, साक्षर थी वो, मेरी अंगुली पकड़ी, कहा बेटा लिखो क। उसके अंगुलियों से क ख ग झड़ता गया और मैं वर्णमाला में पारंगत हो गया। ये किस सन की बात होगी सर? ये मेरा ख्याल है कि जब मैं 4 साल का रहा हूँगा, 4-5 साल का, यानी
29-30 के आसपास का रहा होगा। सन 24 में मैं पैदा हुआ हूँ ना, जी जी। तो ये 4-5 साल के बाद जाते थे स्कूल में। तो जब मैं सीखने लगा धीरे धीरे, तो चीज़ें आती गईं। बाद में तो मैं हर क्लास में मॉनिटर रहा। मैं अपनी कविता की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग आगे चलकर देखा-देखी कविताएँ लिखते हैं कि वो लिख रहा है तो हम भी लिखेंगे। लेकिन मेरे मन में बचपन से ही कविता थी। कैसे? जब मैं पाठ्य पुस्तकें पढ़ता था, कविताएँ पढ़ता था, तो इच्छा होती थी काश मैं भी ऐसा लिखता। किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने कहा नहीं, ये मेरा मन अंदर से कह रहा था काश मैं भी ऐसा लिखता। यानी कविता सहज भाव से मेरे मन में आई है, वो मेरी सहज संगिनी है, मैं सहज उसका साथी हूँ। तो दर्जा 2 में, 3 में, 4 में था, लिखने का प्रयास करता रहा, एक लाइन लिखता था फिर गायब। तो किसी ने कहा कि ऐसा है कि आप नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ कर लिखिए तो आ जाएगा। वो भी किया। तो कविता कहाँ आनी थी? जब मैं दर्जा 6 में गया तो हमारे एक सहपाठी ने कहा कि मेरे गांव का एक लड़का पढ़ता है गोरखपुर में, वो कवि है। उसके बाद सुनते ही मेरे भीतर का जो कवि है वह जाग गया, उत्तेजना में आ गया। कहा मैं भी लिखूंगा आज। और उस दिन शाम को विद्यालय के पास के बागीचे में कांग्रेस की महासभा हो रही थी। मैंने उस पर कविता लिखी और लिख गया कविता, जैसी भी रही हो लिख गया। फिर वहाँ से उसकी कुछ पंक्तियां याद हैं? नहीं, कहाँ याद होगी? कहाँ याद होगी। फिर उसके बाद में चलता गया। मेरे गांव के पास के एक कवि थे मदनेश जी, स्नेही स्कूल के कवि थे जी। पंडित आदमी थे, मध्यमा पास थे, लेकिन बड़े विद्वान आदमी थे। तो किसी ने कहा उनको दिखाइए, तो कविता अपनी उनके पास ले गया तो पढ़ा। अरे ये शक ही क्या है, अच्छी कविता है, लिखते रहो। वो मेरे गुरु बन गए और उनके माध्यम से मैंने छंद सीखा, अलंकार सीखा, ये सीखा, वो सीखा। और अब जैसा भी मैंने लिखा हुआ, याद नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन लिखता गया। ये याद है कि सन 40 में सरजू पारीण में मेरी एक कविता थी चाँद। वहाँ से वो उस कविता से मुझे याद है कि मेरी पहली कविता क्या रही। तो आपकी पहली प्रकाशित कविता चाँद है। और मैंने मिडिल पास किया, उर्दू मिडिल पास किया। अब हम लोग गरीब गांव के थे, गरीब घर के थे, और अंग्रेज़ी का कोई भाव मन में नहीं था, न आस पास था। लेकिन शासन तो उस समय अंग्रेजों का था। हाँ, शासन उस समय अंग्रेजों का था। हाँ, शासन था, लेकिन आज़ादी का आंदोलन भी था ना। तो ये होता था गांधी जी हिंदी चाहते हैं, हिंदी का समर्थन करेंगे। दूसरी बात है, मेरी असमर्थता थी, मैं कहाँ जाऊँ, गोरखपुर कहाँ जाऊँ। गोरखपुर जाने की न तो हिम्मत थी न पैसा था। तो मैंने उर्दू मिडिल पास किया। फिर मालूम पड़ा कि विशेष योग्यता की परीक्षा होती है, और मेरे गांव से 8 मील दूर पर एक सज्जन विशेष योग्यता की क्लास लेते थे, बड़े विद्वान थे वो भी। तो मैं वहाँ गया। वो कुर्सी पर बैठे हुए थे और सामने बच्चे थे। उन्हें पूछा कि हाँ बताओ बेटा ये कौन सा छंद है। सब चुप। और मैं पहली बार गया था, पीछे खड़ा। मैंने कहा हरगीत क्या है? अरे कौन है भाई? देखो बच्चों, हरगीतिका के माध्यम से इनकी पहचान पालो। और फिर मैं वहाँ भी बहुत सम्मान भी, कविता मुझे बहुत सम्मान देती रही है।
नहीं, हाँ सम्मान तो सर आपको हर क्षेत्र में मिलता रहा है। मुझे लगता है साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जो आपसे अछूती हो। नहीं वो तो ठीक है, हम्म, लेकिन मैंने कहा कि और भी बच्चे अच्छे थे, तेज थे, लेकिन कवि के रूप में जो था तो एक विशेष पहचान मेरी बनी होती थी हर जगह। विशेष योग्यता पास कर लिया, अब क्या हो। तो बरहज एक एक कस्बा है, बाबा राघव दास का आश्रम है, वहाँ विशारद और साहित्य की परीक्षाएं होती थी। तो 12 कोस पैदल जाता था मैं, पैदल, और वहाँ से मैंने विशारद किया, साहित्य किया। अब क्या करें। तो उर्दू मिडिल और फिर संस्कृत में विशारद, मतलब नहीं, संस्कृत नहीं, हिंदी में विशारद। हिंदी में विशारद, लेकिन आपका स्कूल तो मतलब एक तरफ उर्दू माध्यम, एक तरफ फिर नहीं, उर्दू उर्दू तो आवश्यक नहीं है। एक एक भाषा, चाहे अंग्रेजी की हो चाहे उर्दू की हो, देनी आवश्यक होती थी मिडिल स्कूल में। तो आज जो है ये उर्दू हिंदी को लेके बड़ा बवाल होता है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके समय में तो उस तरह का भाव नहीं था। अब उर्दू तो, अब जब मैं पढ़ता था तो उर्दू आती थी, अब मैं लिख सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाषाओं में आज विभेद है, भाषाओं को लेकर उर्दू को कहा जाता है कि अलग भाषा है, हिंदी को कहा जाता है अलग भाषा है, आप इसे कैसे देखते हैं आज के नहीं समय में? ऐसा है, देखिए एक बात बताऊँ आपको कि जब मैं एमए की क्लास लेने गया दिल्ली में, तो कोई शब्द बोल दिया उर्दू का, अरे सर उर्दू उर्दू का है। हमने कहा क्या मतलब हुआ, उर्दू के शब्द इतने भरे पड़े हैं हमारे यहाँ। हाँ, हम सुबह कहते हैं, शाम कहते हैं, नालिश कहते हैं, मुकदमा कहते हैं, ये शब्द उर्दू शब्द हैं। तो उर्दू के तमाम शब्द हिंदी में मिलजुल करके एक बड़ा एक बड़ा नक्शा बनाते हैं, एक बड़ा आकार बनाते हैं। तो मैं जो अरबी फारसी के कठिन कठिन शब्द हैं उसका तो बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन जो बोल चाल की उर्दू है वो तो हमारी हिंदी है। तो अब राजनीति जो भी कराए, या जो धर्म के पक्षधर लोग हैं जो कभी उर्दू को महत्व देते हैं, कभी हिंदी को देते हैं, तो उनसे हम लोगों का कोई पहचान नहीं है, हमारा कोई लगाव नहीं है। हम लोग बड़े उदार मन के हैं। तो अब तो इंग्लिश के शब्द भी आने लगे हैं हिंदी में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि साहित्य पास करने के बाद अब चिंता हुई कि क्या करूं। अब हुआ कि बिना इंग्लिश पढ़े गुजारा नहीं है। तो जहाँ मैंने विषय योग्यता पास की थी, वही मास्टर मैट्रिक पास थे और मैट्रिक का इम्तहान दिलवाते थे, तो उनके यहाँ फिर मैं पहुँचा। और समझिए कि अब कामायनी और आंसू के पढ़ने के बाद अब मैं स्पेलिंग रट रहा हूँ। तो स्पेलिंग मुझे आती नहीं थी, आज भी नहीं आती है। और ऊंचा साहित्य पढ़ने के बाद मैं ये ABCD रटना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अब पढ़ना था ही, पढ़ा। तो 2-3 साल में 6 महीने बीमार रहा, 2.5 साल पढ़ाई की, इम्तहान दिया, सब में आया फर्स्ट क्लास, उर्दू में अंग्रेजी में फेल हो गया। तो हम निराश हो गए, क्या करें। तो हमारे वही गुरुदेव जो कहा कि निराश मत हो, काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता खुल रही है, वहाँ जाओ, और चूँकि गांधी जी की संस्था है तो वहाँ हिंदी में बात होगी। तो मैं वहाँ गया, तो वहीं का एक कोई टीचर था या लड़का था, पूछा कैसे आए हैं हम। मैंने कहा पत्रकारिता का कोर्स चल रहा है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है नहीं मालूम था। तो लेकिन ये लग गया कि मैं उसने कहा सारा जो लेक्चर होगा वो अंग्रेजी में होगा। तो मेरे गांव के पास के सज्जन थे जो आज में काम करते थे, मैं उनके यहाँ ठहरा था। तो नीयत जो है वो देर करती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा देती है। हर जगह देर से हर चीज़ में मिली है, लेकिन अच्छी मिली है। उन्होंने कहा अभी तुम्हारी उम्र क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो। चलो, मेरे मित्र का एक स्कूल है,
वहाँ तुम्हें ले चलता हूँ। तो वहाँ मैं गया और ये साल के अंत में हमारे हेडमास्टर ने पूछना शुरू किया, भाई कौन कौन फर्स्ट क्लास आएगा इसमें से? कि ये ना हाल था, मिश्रा तुम क्यों चुप हो? नहीं क्या डॉक्टर साहब मैं पता नहीं अब क्या होगा। तो मैं ही फर्स्ट आया और सब लोग सेकंड थर्ड आ गए। तो अब नियत ने जो खेल खेला था, अगर मैं पास हो गया होता धरसी में तो सेकंड क्लास होता, यहाँ फर्स्ट क्लास हुआ तो BHU में जाने का मौका मिल गया। अब BHU में गया, 10 साल IA BA MA PhD सब वहाँ से किया। BHU की जो सर याद आपकी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बराबर आपके बारे में आपका जो भी परिचय पढ़ेगा हाँ कहीं भी तो उसमें प्रोफेसर द्विवेदी की बात होती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और आपके पास जो BHU का उस दौरान का जो संस्मरण है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब मैं वहाँ गया था तो हिंदी विभाग में केशव प्रसाद मिश्र अध्यक्ष थे जी। उनके बारे में सुना था कि बड़े विद्वान रहे हैं, और जन्माष्टमी के दिन एक स्कूल में भाषण दे रहे थे और वहाँ मालवीय जी पहुँचे थे। मालवीय जी ने कहा, अरे इतना बड़ा विद्वान स्कूल में, चल। ये मालवीय जी का काम था, यहाँ से वहाँ से विद्वानों को ले आते थे। तो केशव जी बहुत बड़े पंडित थे संस्कृत के, लेकिन कामायनी के इतने अच्छे अध्येता थे। BA में मैं था तो कामायनी का लज्जा सर था, और उन्होंने जो पढ़ाया तो लगता है वो जो बिंब है बिंब में आज ही टटके रूप में ढाक रहा है। हुआ क्या कि जब मैं BA पास कर गया तो उस साल वो रिटायर हो गए। मैं और मेरा एक साथी दोनों कहा अब चलते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद गए, वहाँ नाम दिखाया, BHU लौटा तो इतिहास के एक बड़े विद्वान थे राजबली पांडे, गोरखपुर के थे जी जी। उन्होंने क्या नाम लिखा लिया। मैंने कहा हाँ इलाहाबाद लिखा लिया। बहुत डांटा उन्होंने, क्या राजनीति करनी है? अरे यहाँ के तुम छात्र हो, यहाँ के लोगों के का प्यार तुम्हें मिला है, यहाँ के लोगों का तुम्हें सब कुछ मिला है, और द्विवेदी जी आ रहे हैं। उनका नाम सुनते ही मैंने कहा कि बस हो गया जल्दी ये नाम लिखाया। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हालांकि बाद में आएगा कि मेरा स्वभाव रहा है कि बड़े से बड़े आदमी से मैं जाकर नहीं मिलता था। लोग हैं जो बड़े लोगों के पास जाते हैं, पाँव छूते हैं, अपना परिचय देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो द्विवेदी जी क्लास लेते थे और मैं आगे बैठता था, लेकिन महीना बीत गया, पहचान नहीं हुई। तो काशी विद्यापीठ में एक कवि गोष्ठी थी, उसमें गुरुदेव भी आए थे। तो मैं अपना एक गीत पढ़ने लगा, उमड़ रही पुरवैया कुंतन जाल से, लहर रहे अंबर में काले काले बादरा। तो देखा पंडित जी झूम रहे हैं, झूम रहे हैं। उनको झूमते देखा तो मेरा मन उल्लसित हो उठा, अरे क्या बात है। फिर पूछते हैं क्या करते हो? मैंने कहा मैं आपका शिष्य हूँ। आप उसी देर उनकी आँख में मैं समा गया, उनके मन में समा गया। उनके प्रिय छात्रों में मेरी गणना होने लगी, और उनसे बहुत कुछ मिला। उनके आदमी से, उनके लेखन से बहुत कुछ मिला हम लोगों को। अब चीज़ों को कैसे समझाते थे। MA में निबंध होता है, उसके विकल्प में एक लघु प्रबंध होता है जी। तो मैंने लघु प्रबंध लिया, वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास। और द्विवेदी जी हमारे गुरु थे, गाइड थे।
हम लोग चाहे नामवर हो, हम हों, श्री प्रसाद हों, सभी लोग बारी बारी से पंडित के साथ घूमते थे, शाम को घूमते थे। तो उनके साथ में घूम रहा था। मैंने कहा, पंडित जी, वर्मा जी के जो कथानक है बड़े उबड़ खाबड़ है। कहते हैं बुंदेलखंड को देखा है, वहाँ का आदमी इतना बड़ा पगड़ बांधता है, एक धोती यहाँ तक हो गई, एक यहाँ हो गई, कुर्ता यहाँ तक होगा, ये बुंदेलखंड की निशानी है। तो वही निशानी वर्मा जी के साहित्य में, लेखन में भी दिखती है। लेकिन देखो, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, पेड़ उगे हुए हरे हरे, नीचे पत्थर है। ये पेड़ हरे भरे कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं? पर्यावरण से, आबो हवा से। तो वर्मा जी का जो के उपन्यास हैं वो आबो हवा से, पर्यावरण से इतने बड़े हो गए हैं बहुत। तो ऐसे ही मैं था वहाँ गुजरात में, जब था गुजरात के एक बड़े कवि थे उमाशंकर जोशी जी। तो मैं जेवियर में पढ़ाता था और सामने से जाते थे, इच्छा होती थी काश उनसे मेरा परिचय होता, लेकिन मैंने कभी। तो एक बार एक गोष्ठी हुई और मैंने सब कविता पढ़ी और वहाँ शंकर जी अध्यक्ष थे, उन्होंने इतना बढ़िया बिंबों का विवेचन किया मेरे, और उस दिन से मैं उनका बहुत प्यारा हो गया। हिंदी का जब कुछ मुझसे से पूछो, जब वहाँ से आने लगा मैं, जेवियर का जब साथ छूटा तो वहाँ से दिल्ली आने लगा, तो वहाँ शंकर ने कहा, आप जा तो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ है, लेकिन आपकी असली जगह वही है। इसका जिक्र आपने बार बार हाँ, किया है अपने साक्षात्कारों में। तो मैंने पहले आपसे कहा कि मैं बहुत धीरे धीरे चलने वाला आदमी हूँ, और मैंने ये भी कहा कि मेरी नीयत जो है वह बड़ा खेल खेलती है, यानी शुरू में कष्ट होता है, लेकिन बाद में नीयत जो है बहुत बहुत बड़ा दान देती है। अब देखिए, लोग पूछते हैं कि आपकी लंबी उम्र क्यों है, कैसे है, तो मैं ही कहता हूँ कि भाई, जो सस्ता है, जिसने मुझे बनाया है, उससे पूछो। लेकिन एक बात है कि सस्ता के हाथ में नियत है, तो उस नियत से उसने हमारा बड़ा कल्याण किया है। जब मैं जवान था, मैंने अच्छी कविताएँ लिखी, मेरे बड़े बड़े उपन्यास उस काल में आए, लेकिन किसी ने मुझे पूछा नहीं। तो लगता है ईश्वर ने कहा, ठीक है, हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने एक लंबी उम्र दे दी और तमाम लोगों की आंखें खोल दी मेरे प्रति। तो देखिए, जीवन के अंतिम चरण में बहुत कुछ मिला, आप भी मिले, आप भी मिले, आप भी मिले, और क्या क्या मिले। तो नीयत जो थी हमको पहले वो आपको देना लिखा था, इसीलिए आपको इतनी लंबी उम्र दी। मैं वही कह रहा हूँ कि वो नीयत हमारी जो थी ना, वो पहले तो नुकसान करती लगती है, लेकिन उसका जो प्रतिफल होता है बड़ा अच्छा होता है। तो जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा, मगर धीरे धीरे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये गजल आपने कब लिखी थी, क्योंकि ये कालजयी रचना है आज की। आपको बता दूं कि 6-7 पीढ़ियां मैं देखता हूँ मुझे कब की है ये, एक मिनट अगर मिल जाए तो। मतलब एक लंबी पीढ़ी जो है, वो एक पीढ़ी नहीं, 6-7 पीढ़ियां लगातार ये लोकप्रिय है। एक मिनट, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उसका सन मैं बता रहा हूँ किस सन की है। अगर और इसकी वजह, इसको लिखने के पीछे कोई कारण था क्या? देखिए, मैं कोई चीज़ तय करके नहीं लिखता हूँ जी। मैंने कहा ना कि जब मैं प्राइमरी में था तो कविता अपने आप मेरे मन में उठी, किसी ने कहा नहीं कि तुम कविता करो। इसी तरह से मैं कविता लिखता रहा, समय के साथ चलता रहा, कविता में बदलाव आता रहा। और जब मैं
जब मुझे लगा कि कविता तो ठीक है, लेकिन जिस गांव ने, जिस परिवेश ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो शायद वो पूरा समा नहीं रहा है, ये कथा में ही समा सकता है। तो काशी में हम लोग थे, कुछ में कहानीकार थे, कुछ कवि थे, कुछ थे। हम लोग बैठते थे तो शिव प्रसाद सिंह कहानियाँ लिखते थे। तो शायद मेरे मन में भी लगा कि कविता के साथ साथ मैं कथा साहित्य का भी अभ्यास करूं। तो कुछ कहानियाँ लिखी मैंने। हालांकि मैं समझता हूँ कि शुरू की कहानियाँ मेरी एक अभ्यास मात्र है, यानी, लेकिन एक ये मेरे मन में कहानी अपने आप आई। तो लोग पूछते रहे कि आप कविता से कहानी में क्यों आ गए? तो मैं कहता, कविता से नहीं आया, कविता के साथ कहानी में आया हूँ मैं। कविता के साथ उपन्यास में आया, कविता के साथ में निबंध में आया। जहाँ आवश्यकता होती है अंतरतम की छवि अंकित करने की, वहाँ कविता साथ देती है। कहानी में भी, उपन्यास में भी बहुत से अंश ऐसे हैं जो बड़े सृजनात्मक हैं, बड़े भावात्मक हैं। तो मैं डॉक्टर साहब, लेकिन आपके उपन्यासों में जो भाव है और जो गहराई है प्रकृति की, और खासकर गांव से जो जुड़ाव है, और जो मनुष्य के संबंधों के जो तंतु हैं कोमल, उसका जो राग है, वह तो कहीं नहीं। आप कैसे कह रहे हैं? आपकी उपन्यासों के शीर्षक भी वो खुद अपने आप बोलते हैं, वो तो खुद काव्यात्मक है। नहीं, वो नहीं, मतलब काव्यात्मक हैं, लेकिन उसमें जो जो बिंब आते हैं जी, भावात्मक बिंब आते हैं, वे कविता के होते हैं। हाँ, वही तो कविता के माध्यम तो से। आप तो गद्य में भी पद्य लिख रहे होते हैं। गद्य में पद्य नहीं लिखता हूँ मैं, गद्य में पद्य आ जाता है आवश्यकता के अनुसार। जी, वो धींगा मस्ती नहीं करता है। वो जब उसे लगता है कि मेरी आवश्यकता है, ये उपन्यास मुझे पुकार रहा है, कहानी मुझे पुकार रही है, तो वहाँ धीरे से टपक पड़ता है और ये देखता है कि हमारे नाते इसका नुकसान न हो। तो मैंने कहानी लिखी। चलिए, चूंकि कविताओं की बात हो रही है और आपके पास आपकी शायद प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, हाँ। मैं चाहूँगा कि इसमें से कुछ अपनी पसंद की कविताएं हमारे दर्शकों को सुना दें, तो आपकी आवाज़ में उनका आनंद ही कुछ और रहेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा गांव पर वो कहना चाहता हूँ जी, कि कहानी तो मैंने लिखनी शुरू कर दी थी। हालांकि मेरा ख्याल है कि जब भारती जी गए धर्मयुग में, जी, उस वक्त मुझे छापने लगे धुआंधार, और मेरी कहानियाँ एक से एक अच्छी आती चली गई हैं। मुझे लगा कि गांव ने मुझे बहुत अनुभव दिया है। गांव के कैरेक्टर, गांव की प्रकृति, गांव का संघर्ष, गांव की गरीबी, गांव के आंसू, गांव की हंसी इतना भरा हुआ है मेरे मन में, क्योंकि मैं खुद उसका एक पात्र रहा हूँ, एक गरीब घर का पात्र रहा हूँ। तो इतना कुछ दिया वो आज भी ख़त्म नहीं होता है। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा अनुभव कैसे मैं व्यक्त करूं, कहानियों के माध्यम से कर रहा हूं। 57 में मैदान चलाया जी, और मैंने देखा कि उसने एक गांव को आधार बनाया है। बस मुझे मिल गया। मैं भी अपने पूरे गांव को एक उपन्यास में दूंगा। तो पानी के प्राचीर लिखा मैंने। उसके बाद तो उपन्यास का रास्ता खुल गया। फिर जल टूटता हुआ लिखा, अपने लोग लिखा, रात का सफ़र लिखा। अरे 15 उपन्यास मेरे चलते गए। तो जो गांव का विराट अनुभव था वो तो हमेशा साथ रहा। लेकिन मैं शहर में भी रहा। मेरा एक उपन्यास अहमदाबाद पर है, दूसरा घर। तो शहर के भी अनुभव को भी मैंने। अच्छा, मैं सोच रहा था कि दूसरा घर दिल्ली पर है। नहीं, अहमदाबाद पर है। तो ये इसका मतलब अहमदाबाद आपके दिल में ज्यादा है, वहाँ आपके योग्य शिष्य भी कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं दिल्ली से ज़्यादा छात्र हमारे वहाँ पर हैं अभी भी। और बड़े बड़े लोग जो है, रघुवीर चौधरी जी भी आपके रघुवीर चौधरी हैं, महावीर चौहान, देवभाई पटेल, और भी, और इनके शिष्यों के शिष्य भी मुझे मानते हैं। और बहुत सी वो मुझे कहते हैं
मिश्र जी पर 250 ये PhD हुई है। मैं कहता हूँ नहीं 200। कह रहे आपको पता नहीं है। और सही बात है, कई कई लोग PhD कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है, कहीं बाद मालूम पड़ता कि तो बड़े ओम जी तो इतने जानकार हैं चीज़ों के, हाँ कहाँ क्या लिखा जा ये रहा ओम है। निश्चल जी कब टकराए आपको? आपने नाम ले लिया, चलिए अब रघुवीर चौधरी से बात ओम निश्चल पर आ गई। हाँ तो ये टकराए कब पहली बार आपको? कहाँ ये कौन? ओम निश्चल जी? ओम जी वास्तव में माड़ी बिहार में जी। मैं था, मेरे मित्र थे नरेश शुक्ल, हम्म तो उनकी बेटी की शादी जब हुई ओम जी से, तो परिचय वहाँ से शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे प्रगाढ़ होता गया। और मेरा ख्याल है कि इधर तो ये आलोचक हैं कि कवि हैं? अरे सब कुछ है वो। अच्छा। वो बहुत बड़े आलोचक हैं। हाँ मेरा ख्याल है कि आलोचक के रूप में कई लोग प्रसिद्ध हुए, जी। लेकिन नहीं, जो पहचान इनकी है और बिना किसी पूर्वाग्रह के जो पहचान इनकी है वो किसी की नहीं है। और ये है कि इस सबको जानते हैं, नए से नए लेखक को जानते हैं, नई से नई किताब को जानते हैं, नए नए उपन्यास कौन से लिखे गए हैं, कौन सी कहानियाँ लिखी हैं, ये सब जानते हैं। और हम लोग इनसे पूछते हैं भैया इनसे सब कुछ, हमारे ऊपर तो बहुत मेहरबान है ये। हाँ ये पक्षवाद है, इतना काम इसको किया, पक्ष ले रहे हैं आप? इतना हाँ नहीं पक्ष नहीं, हाँ। बल्कि हम जितना कहना चाहिए कहने वाला पा रहा हूँ इनके बारे में। हम मुझे इतना कुछ दिया इन्होंने। एक मोटी किताब आई, इतने इन्होंने लेख लिखे हमारे ऊपर, इतने गोष्ठियाँ कराई हैं। तो आपने इतना कुछ लिखा है तो आप पर तो कुछ भी हो कम ही होगा। हाँ आपने इतना कुछ सृजित किया है, इतना कुछ हिंदी साहित्य को दिया है कि आप पर तो जो भी लिखा जाएगा कम होगा। अब ये तो मैं कैसे कहूँ, क्योंकि मुझे अपने लेखन पर बड़ा विश्वास है कि घमंड नहीं है। मैं बहुत बड़ा उपन्यासकार हूँ, बहुत बड़ा कवि हूँ, ये कहने वाले कहें, जानने वाले जाने, लेकिन मेरे मन में यह घमंड नहीं है, लेकिन विश्वास है कि मैं अच्छा लेखक हूँ, मैं अच्छा कहानीकार हूँ, अच्छा उपन्यासकार हूँ, अच्छा निबंधकार हूँ। ये विश्वास मुझे जिराए रखा है। इतनी उपेक्षा के बाद भी मेरा जो आत्मविश्वास है वो मुझे जिराए डॉक्टर रखा। साहब एक सवाल मेरे मन में बार बार होता है, और जो आपने कहा ये जो पुरस्कार हैं, ये जो पुरस्कार हैं और पुरस्कारों के साथ साथ जो राजनीति होती है, और हिंदी साहित्य जगत में जो राजनीति है और जो गुटबंदी रही है, जो कहीं ना कहीं आपको जो सम्मान मिला, जिसके आप हकदार थे, जिसमें विलंब हुआ, मैं जानना चाहता हूं कि इससे हिंदी साहित्य का कितना नुकसान हुआ, या किसी साहित्यकार की निर्मित में पुरस्कारों की क्या भूमिका होती है? पहली बात तो यह है कि पुरस्कार लेखन का प्रचार करता है। आप बहुत अच्छे लेखक हैं, ठीक है, अच्छे लेखक हैं, आपकी कविताएं, आपके उपन्यास, आपके आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे, तो किसी पुरस्कार की अपेक्षा उनको नहीं है। लेकिन ये है कि पुरस्कार जब मिलता है तो बहुत से जो अनजाने लोग हैं जान जाते हैं कि ये बड़ा कथाकार है, बड़ा उपन्यासकार है, बड़ा कवि है। हाँ, तो अब देखिए जो मुझे पुरस्कार मिले हैं उसके माध्यम से कितने लोगों तक मेरी बात पहुंची होगी। जी जी। लेकिन ये है कि पुरस्कार न पाने से कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि मूल होती है रचना, मूल होता क्रिएशन। वो आज नहीं, कल, परसों, बरसों से जीवित रहता है। और जो लोग दौड़ धूप करके, एक बार हमसे विष्णु प्रभाकर ने कहा, हम साथ जा रहे थे, एक आप हैं जिसने कभी मुझसे नहीं कहा पुरस्कार के लिए, बाकी तमाम लोग ने पुरस्कार के लिए हमसे कहा। उठा पटक, यानी लिखेंगे थोड़ा सा, दौड़ धूप शुरू हो गई, उनके पास उनके पास उनके पास उनके पास। बल्कि मैं एक बड़े माने जाने वाले कवि
की बात कर रहा हूँ, दाम नहीं लूँगा। वो विद्यानिवास घर में रात को रुक गए, कहा ये पुरस्कार जब मुझे आप देंगे तब मैं निकलूँगा। हाँ, अब वो विद्यानिवास के चरणों पर डोटे रहते थे और हमारे मित्र थे ये एक मित्र थे हमारे साथी रहते, वो गए विद्यानिवास के घर, तो देखा वो सज्जन के डोटे हुए उनके चरणों पर। जब गए तो उठ गए और जब बाहर निकले तो विद्यानिवास के कहे तो ये है वो है यह, यानी वहाँ लौटे हुए हैं, बाहर निकल करके अपने को सफाई दे रहे हैं। तो लेकिन वो ठीक है, कवि अच्छे हैं, लेकिन बहुत से कवि ऐसे हैं जो लोगों ने कि दौड़ धूप करके उठा पुठा करके पाया है ये पुरस्कार। लेकिन आपको बताऊँ, जब भी मुझे पुरस्कार मिला है तो आम लोगों के यहाँ से आया है, सही पुरस्कार, सही पुरस्कार, सही पुरस्कार। एक बार तो क्या हुआ कि मेले में मैं घूम रहा था, तो मेरा एक प्रकाशक है, तो मुझे शायद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कहता है अब सही पुरस्कार मिला है, यहाँ तक तो शराबियों को मिलता रहा है, कबाबियों को मिलता रहा है। देखिए अब वो बात अलग है, लेकिन ये बात सही है कि लोग जोड़ तोड़ करके पुरस्कार पाते रहे हैं, और जो लोग अपने में निश्चिंत रहे हैं, जो लोग दौड़ धूप नहीं करते रहे हैं, उनकी उपेक्षा होती रही है। और ख़ास करके एक खास दल है, हाँ, एक खास विचार दल है, उसने बड़ा बेड़ा गर्क किया है। हाँ, वामपंथ ने कि दक्षिण पंथ ने, अब ये बताइए। अब जब चूंकि खास विचार की आपने बात की। दक्षिण पंथ कोई पंथ नहीं है, वाम पंथ है। वामपंथी लोग जो है इकट्ठा है, जुड़े हुए हैं, और अपने बाहर देखते ही नहीं हैं, जो कुछ है वही हैं। नहीं तो मैं भी सन 50 में कम्युनिस्ट हुआ था, मार्क्सिस्ट हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, और रेखा जो कविताएं लिखी थी वो जैसे लगता था कि मैं किसी के इशारे पर लिख रहा हूँ, सबको फेंक दिया उठा करके, और सहज भाव से मैं चलता रहा। और सहज भाव से लिखना पढ़ना, आदमी होना बड़ा होना होता है। किसी वाद में बंध करके अपने से बाहर के लोगों की उपेक्षा करना ठीक नहीं है, चाहे दक्षिण पंथ हो चाहे वाम पंथ हो। ये दल बांध करके आदमी की पहचान को ख़त्म करते हैं। मित्रों, मैंने कहा ना कि कविता मेरे मन में सहज भाव से आई, और बचपन से लेकर आज तक मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है, यानी मेरी केंद्रीय विधा है। बाद में कथा साहित्य भी मेरा केंद्रीय रूप हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी कुछ कविताएं आपको सुनाऊं। जरूर जरूर, स्वागत। कुछ छोटी कविताएं सुनाऊंगा, एक आध गज़ल सुनाऊंगा, और एक मैं तो यहाँ हूँ जिस पर मुझे पुरस्कार मिला था, उसकी एक कविता सुना रहा हूँ। जरूर। मंदिर में अपनी मुरादों के पिछड़े छोड़कर लोग चले गए थे। मैं अकेले बैठा था प्रभु मूर्ति के सामने और बातें कर रहा था सुख की दुख की, लेकिन मूर्ति जड़ बनी रही। ऊब कर मंदिर से बाहर निकला तो देखा चारों ओर पुष्पित खेत लहलहा रहे थे। चहचहाती चिड़ियों का महारास मचा था। हवाएं खुशबू में नहा रही थीं और जड़ चेतन की सतह पर स्पंदन की कथा लिख रही थीं। पास बहती हुई नदी में तरंगों का नर्तन और गान चल रहा था। लगता था धरती और आकाश के बीच संवाद हो रहा है। प्रतीत हुआ जैसे चारों ओर एक आवाज गूंज रही है, अरे मैं तो यहाँ हूँ। क्या बात। ये नदी बहती है, छोटी सी कविता है जी। हमेशा आकाश से झरती है एक नदी, और हमेशा ऊपर ही ऊपर कोई पी लेता है। क्या बात। धरती प्यासी की प्यासी रहती है, और कहने को आकाश से नदी बहती है। क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। एक छोटी सी कविता है पता।
चारों ओर कांटों का जंगल है और भीतर कहीं एक डरी हुई लता है। चारों ओर कांटों का जंगल है और बीच में कहीं एक डरी हुई लता है। जाओ चले जाओ, यही उसके घर का पता है। क्या बात, वाह। जाओ चले जाओ। एक कविता है कलम। हमारे हाथ में सोने की नहीं सरकंडी की कलम है। हमारे हाथ में सोने की नहीं सरकंडी की कलम है। सरकंडी की कलम खूबसूरत नहीं सही दिखती है। क्या बात, वाह। सरकंडी की कलम खूबसूरत नहीं सही दिखती है। वह विरोध के मंत्र दिखती है, प्रशस्त पत्र नहीं दिखती है। हम कटघरे में खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम कटघरे में खड़े हैं, खड़े रहेंगे और कटघरे में खड़े हर उठे हुए हाथ को अपने हाथ में ले लेंगे। राजा कौरव हो या पांडव, हम तो हमेशा बनवास ही झेलेंगे। राजा कौरव हो या पांडव, हम तो हमेशा बनवास ही झेलेंगे। एक छोटी सी कविता है प्यार पर। आह, कुछ फूल कुछ कांटे हमने आपस में बांटे। कुछ फूल कुछ कांटे हमने आपस में बांटे। यात्रा के हर मोड़ पर हमने एक दूसरे का इंतजार किया है। हाँ, हमने प्यार किया है। क्या बात है, क्या बात। ये प्यार वाला जो मामला है कविता के बीच में चूंकि आ गया, मैं जानना चाहता हूँ हाँ। आदरणीय सरस्वती जी से आपकी मुलाकात कब हुई, ये शादी कैसे हुई और क्या इससे पहले या बाद में? मैं बताता हूँ, बड़ा रोचक प्रसंग है ये। उन पर एक उपन्यास भी मेरा है जी। एक बचपन यह भी हम्म। हुआ। मेरी शादी पहले हो चुकी थी जब मैं मिडिल स्कूल में रहा तभी। तो पत्नी मर गई प्लेग में। तो मैं इंटर में पढ़ रहा था और चारों ओर से लोग धावा बोलने लगे शादी के लिए, यहाँ से वहाँ से, वहाँ से वहाँ से। तो न मैंने इनको देखा था न इन्होंने मुझे देखा था। और हमारे गांव के जो लोग थे इनके घर के आसपास, वो इनकी तारीफ मुझसे करते थे और मेरी तारीफ इनके बाप से करते थे। हुआ क्या कि इनकी माँ ने जब सुना कि लड़का दुहाजू है और कछार में रहता है, ना ना ना, हाँ हाँ, बहुत मना किया, बहुत बहुत रोई बहुत। तो इनके पिताजी जाते थे रोज़ कहीं पान खाते थे, कहते लड़का देखने गया था, पान खा के चले आते थे। क्योंकि उनके मन में बस गया था मैं कि हम शादी होगी तो यहीं होगी। हमारे गांव के कैलाशपति वकील थे और लोग हमारे मित्र थे, वहाँ इनके पड़ोसी थे, सब इनकी तारीफ करते थे। तो आपके मन में देखने की इच्छा नहीं हुई कि मैं जिसकी तारीफ हो रही देखा? ऐसा है कि लोगों के कहने से मैंने मान लिया कि बहुत अच्छी होंगी, बहुत सुंदर होंगे, बहुत सुंदर होंगे, बता रहे थे बड़े सुंदर हैं। तो हुआ क्या कि मैं BHO से घर आया और जेठ का महीना था, धूप लग गई। तो शादी के दिन बारात चली गई है, मुझे चेचक गई। मैं रात भर कराहता रहा, मैं क्या पता नहीं क्या हो गया है। तो सवेरे बहन ने कहा, अरे तो चेचक निकली हुई है। अरे अभी दौड़ाया गया एक आदमी वहाँ कि बच्चा वापस चलो वापस चलो। बारात पहुँच गई थी। हाँ। लेकिन गनीमत थी कि हमारे साले की का जनेऊ था, तो मतलब वो है कि उनको दोहरा खर्च नहीं करना पड़ा। फिर जब मैं 5 जुलाई को, हाँ 15 दिन बाद मैं स्वस्थ हुआ तो गया, शादी हुई। और चेहरा तो चेचक से बिगड़ गया था। तो बताती हैं कि ये गांव की औरतें थी, कैसा बर ले आए रे, कहते बड़ा सुंदर है। हाँ और चेचक से पूरा जो चेहरा बिगड़ा हुआ था। और बीमारी के बाद भूख लगती थी। तो होता क्या है कि जब शादी हो जाती है तब खाना मिलता है लोगों को। मैंने कहा मैं तो अभी खाऊंगा। तो इनके पिताजी बड़े
उदार, बहुत अच्छे आदमी, कहीं चलिए खाना खिलाया। हमारे पड़ोसी नाक भौं चढ़ाए, ये क्या किया? मैं चुप रहो। तो शादी हो गई। तो मैं अपने घर। तो होता क्या, उसी साल काशी में बाढ़ आ गई और सड़क पर पानी, नाव चलने लगी और छुट्टियां हो गई थी शरद की। तो हमने कहा भाई यहाँ क्या करेंगे, तो नाव चल रही है। तो मैं गोरखपुर आ गया। हमारे जो दोस्त थे, जहाँ मैं ठहरता था, सड़क के उस पार उनका घर था, इस पार इनका घर था। तो योगेंद्र पांडे थे, हमारे मित्र थे, कहते हैं यार आए हो तो मिल लोगा। हमने कहीं गौना में मतलब मुलाकात होती है, गौना होता तो अरे गौना का गोने वाले यार, तुम प्रगतिशील आदमी हो। हाँ, तो हमने बहुत मना किया, लेकिन चुपके से बुला ली गई। जो उनके घर की जो औरत थी, उन्होंने संदेश दे दिया कि जरा हमारा काम है आई तो उनका मिल लो। और ये चुपचाप खड़ी थी और मैं गया, इनके हाथ से कहा मैं तुम्हें खुश रखूँगा। आपने कहा? हाँ। तो उसके बाद तो फिर वो इनकी माँ, फिर मुलाकात हो गई। तो इनकी माँ बुलाना, एक पास में मकान बन रहा था, उसकी छत पर बैठ के बातें हो रही हैं। तो मिलना जुलना होता रहा। तो साल भर बाद फिर हमारे घर आई। तो बड़ा इन्होंने हमें सुख दिया बहुत। यानी समझिए कि मैं इतना लिख सका तो इस नाते कि इन्होंने घर संभाल लिया था। आपका एक लंबा अनुभव जो है, जो जीवनानुभव जो है, वह विश्वविद्यालय के परिसरों में बीता है और विश्वविद्यालयों में बहुत राजनीति होती रही है। और एक बतौर लेखक, मतलब जो आपकी व्याप्ति है वो आलोचना है, निबंध है, कविता है, उपन्यास है, कहानी है। तो ये विश्वविद्यालयों की जो राजनीति रही है वो क्या आपकी रचनाओं में कहीं है? ये जो मेरा उपन्यास है दूसरा घर, उसमें मैं एक टीचर के रूप में हूँ। और मैंने जो पढ़ाया, जो दिया बच्चों को, और हमारे देने से वे कितना पा सके, कितना उनको अच्छा लगा, ये सब उसमें है। एक किस्सा सुनाऊँ आपको कि मैं काशी से गया बड़ौदा, साल भर रहा, अच्छा नहीं लगा। हम बीमार, पत्नी बीमार, हेमंत बीमार। तो उन्हीं दिनों सेंट जेवियर कॉलेज में एमए का सेंटर खुला था और उस वक्त 2 आदमी चाहिए थे पढ़ाने के लिए। जो एक आदमी थे हेड वहाँ के, वही थे, एक आदमी और चाहिए, खोज रहे थे। तो बड़ौदा जहाँ मैं रहता था वहाँ वे आए और उनके वहाँ एक संबंधी थे। उनका मिस्र से बात कीजिए, वो यहाँ से उबे हुए हैं। तो मैं वहाँ गया। अब देखिए, ये गुजरात विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए नहीं था। सेंट जेवियर कॉलेज में उसका सेंटर खुला। अब गुजरात के यहाँ से वहाँ तक के जो छात्र थे, वे बीए पास करके इंतज़ार कर रहे थे कि एमए करने का कोई मौका मिलता। और जैसे ही सेंटर खुला और दौड़ गए सैकड़ों लड़के, सैकड़ों विद्यार्थी। और देखिए एक वो मेरे अपने हो गए। हमारे हेड थे विश्वनाथ शुक्ल, उनसे ही थे, लेकिन मेरे अपने हो गए। जब फिर मैं नवसारी चला गया 1 साल के लिए। फिर विश्वनाथ शुक्ल जब चले गए तो जेवियर ने बहुत जोर मारा कि मैं फिर लौट आऊँ। फिर मैं लौट आया तो हेड होकर आया था। तो ये
अब मैंने जब बंटवारा किया तमाम विषयों का, तो सब बढ़ गया, भाषा विज्ञान रह गया, भाषा विज्ञान रह गया। अब मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ। बच्चों से मैंने कहा, बच्चों ये मेरा विषय नहीं है, मैं किताब देख देख करके नोट आपको दिखाऊंगा। तो 2-4 दिन बाद आए, सर ये क्या कर रहे हैं, आपका जो बड़ा है वो हमसे उनसे हम महरूम हो रहे हैं, ये तो कोई पढ़ा देगा, लेकिन आप जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है। तो फिर एक आदमी को मैंने पकड़ाया धीरे से, तो मेरे शिष्यों पर घर में आना जाना लगा होता था। ये रघुवीर चौधरी, मैं जब JBA में गया था तो एक मकान में बैठा हुआ था, मैं और पत्नी बैठे हुए थे, तो एक आदमी आया दुखा मारे हुए और एक मतलब देहाती देश रूप में। तो उनके कहिए, कहने मैं BA करने आया हूँ। तो मैंने कहा हेड से मिल लीजिए आप। कहना वो तो मिल ही लूँगा, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। आपसे क्यों? कहें आपको मैं पढ़ता रहा हूँ, भोला भाई पटेल मेरे गुरु रहे हैं, वही आपको पढ़ते रहे पढ़ाते रहे हैं, तो मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। तो वो मेरे इतने निकट आ गए और मैंने इनको बहुत सहारा दिया, बहुत सहारा दिया। बहुत ही गुजराती में लिखते रहे, हिंदी में लिखते रहे। तो ऐसे ही अनेक जो नौसारी के और बड़ौदा के और अहमदाबाद के जो छात्र हैं मेरे अपने हो गए। बहुत अच्छा दिल्ली लगा। विश्वविद्यालय का कोई ऐसा शिष्य जो बहुत सुयोग्य रहा हो और जिसको आप कहें कि नहीं इसको पढ़ा के मुझे सुकून मिला, क्योंकि रघुवीर चौधरी तो वाकई बहुत बड़ा नाम है हाँ, गुजराती बड़ा नाम साहित्य है। में। और उनकी जो व्याप्ति है वो बहुत बड़ी है। भोला भाई भी पटेल बहुत अच्छे, जी महावीर सिंह चौहान जी बहुत अच्छे क्रिटिक हैं। जी उन्होंने हिंदी दिक्कत है कि वो गुजराती के प्रोफेसर हो हाँ गए, जी इसलिए हिंदी में जो देना था वो नहीं दे पाए, लेकिन मेरे ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, काफ़ी लिखा है। जी। तो अब दिल्ली की बात मत पूछिए, पता नहीं कौन नाराज हो जाए। लेकिन अच्छा, अभी आपको नाराजगी से किसी के क्या फर्क पड़ता नहीं, है? ऐसा नहीं, किसी का मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी को दुखाना अच्छा नहीं लगता है। मैं किसी को दुखाना मतलब कोई तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई आपको उस नहीं तरह नहीं, का शिष्य नहीं मिला। अच्छे देखिए कई लोग मेरे बहुत निकट हैं और अच्छे लेखक भी हैं इस वक्त। जैसे अब प्रेम जन्मेजय हैं, मेरे बड़े अच्छे शिष्य हैं। ये प्रताप सहगल हैं, उनका क्या नाम है, ये हरीश नवल हैं। और ये ज्ञान ये सारे शिष्य आपके व्यंग्यकार ही क्यों निकल गए? हाँ, क्या निकल गए? व्यंग्यकार ही ज्यादा शिष्य आपके निकले। हाँ, ये भी दिक्कत है, यही दिक्कत है, व्यंग्यकार। ओम जी बड़े खुश हो रहे हैं। आपको हाँ, अंग्रेजी शासनकाल की कुछ याद है कि उस दौर का जो शासन था और जो बाद के दौर आए उनमें क्या अंतर है? कुछ याद है? क्योंकि आप युवा रहे होंगे जब देश को आजादी मिली। युवा था लेकिन कुछ स्मृतियां उस दौर की अगर हों, जिस दिन देश आजाद हुआ उस समय आप कहाँ थे और क्या अंतर आपने महसूस किया? क्योंकि ये मैं ये मान के चलता हूँ और हमारे दर्शक भी ये जान रहे होंगे कि यह हमारे लिए एक पूरी सदी कोई कम समय नहीं है। देखिए मेरे पिता कांग्रेसी थे, जी भाई साहब भी कांग्रेसी थे, और मैंने भी बहुत सी कविताएं लिखी हैं आज़ादी पर। सन 42 में मैं बरहज में था, वहाँ एक कविता पढ़ी थी, तिमिर घनेरा हिंद मेरा भी तजेगा। पूरी कविता याद नहीं है। तो बड़ी तालियां बजी थीं और एक हमें एक सम्मान सा मिला था हर ओर से। तो
सन 42 का दिन जो है तब बच्चे निकल आए हो करते हुए, तोड़-ताड़ करते हुए। मैंने भी एक कविता सुनाई थी। बाद में लगा कि फौज आ रही है, भागे हम लोग, सब लोग भागे। हम भी घर आ गए। घर आए तो अब हमारे भाई साहब थे लक्ष्मीगंज में, एक लक्ष्मीगंज से एक कस्बा था, एक जमींदार के नौकर थे, लेकिन थे कांग्रेसी। तो उनके यहाँ चला गया मैं। गोरखपुर गया मैं तो जहाँ ठहरा था वो मुझे ले गए एक पड़ोसी के यहाँ। ये वो बड़े कवि आए, कवि जी आए हुए हैं, कविता सुनाएंगे। तो कविता सुनाई मैंने आज़ादी की। तो उस आदमी ने कहा, मत सुनाया करो, जानते हो मैं कौन हूँ, मैं CID का आदमी हूँ। तो भाई साहब के भैया के यहाँ गया मैं, तो वहाँ रहा और मैं बहुत सक्रिय नहीं रहा। मैंने तन से सक्रिय नहीं रहा, मन से ही सक्रिय रहा। और BHU में तो आज़ादी का माहौल ही था। तमाम नेता आ रहे हैं, नेहरू भी आए, ये रावण लोहिया आए, ये आए, क्या नाम सिंधी थे, सारे लोग आते थे गए। और एक माहौल आज़ादी का बनता गया। जब गांधी जी मरे थे तो इलाहाबाद से उनके शव यात्रा निकल रही थी। तो हम सबको आदेश हुआ कि सब लोग, जाड़े का महीना, सफ़ेद कुर्ता पहन के चलेंगे। सब लोग सफ़ेद कुर्ता पहन करके उस जाड़े में गए और वहाँ दिन में रहा, देखे। उसके साथ साथ चले हम लोग। तो एक बड़ा सुख मिलता था आज़ादी की बात सोच करके। आज़ादी के दिन तो टाउन हॉल में बड़ा समारोह हुआ। पूरा काशी, पूरा BHU और पूरा शहर उमड़ गया। और वो उल्लास का क्या कहना, हम भी थे उसमें। तो उस दिन के उल्लास को याद करता हूँ तो लगता है कि फिर क्या हुआ, वो उल्लास कहाँ गया, उसकी परिणति क्या हुई। और आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो साहित्य लिखा गया वह नकारात्मक था। यानी हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो गरीबों के लिए नहीं हो रहा है, अमीरों के लिए हो रहा है। यह भाव कहानी में आया, कविता में आया। और जो 60 तक तो सब चलता रहा। और 60 के बाद अब कविता आ गई और वो उसने कविता का नाश किया। यानी नकारात्मक होना बुरा नहीं है, लेकिन नकारात्मक फूहड़ हो, अश्लील हो, विभत्स हो, ऐसा नकारात्मक था वो। लेकिन चला नहीं। 10 दिन साल बाद फिर वो आ गया, समाजवाद आ गया और कविता कहानी फिर अपने उल्लास में आ गई। ये सब चलता रहा। लेकिन मैं तन से जो था कहीं भाग नहीं ले रहा था। और आज का जो राजनीतिक माहौल है उसको कैसे देखते हैं आप? समझ में नहीं आता कुछ। क्योंकि देखिए, मैं भाजपाई नहीं हूँ, तो एंटी भाजपाई हूँ। मैं हमेशा कांग्रेस को वोट देता रहा, क्योंकि कांग्रेस का जो हाल है इस वक्त है, अब सोचता हूँ क्या करूँगा। भाजपा को वोट दूंगा नहीं, कांग्रेस का हाल ये है। तो भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों है? हाँ नहीं, मैं दरअसल भाजपा में जो एक पुरातन पंथिता है, जो रूढ़िवादिता है, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं प्रगतिशील आदमी हूँ मन से, भले ही उस संघ में नहीं हूँ उनके, लेकिन मैं जानते हैं मैं बहुत पक्का। आपने कविता सुनी ना, वो
भगवान वहाँ नहीं है, भगवान यहाँ है, वहाँ 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 है। तो इसलिए मुझे भाजपा जो पसंद नहीं आया कभी। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा कि आपको अपनी सारी रचनाओं के नाम, या आपके सामने मैं केवल नाम हटा के रख दूं पुस्तक को तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरी कृति है शीर्षक से? नहीं, ऐसा है कि कुछ तो जान लूँगा, लेकिन इतना लिखा है कि शायद थोड़ी सी परेशानी महसूस हो। मेरे पास 4 खंडों में कविताएँ हैं। तो जब कभी किसी कविता की आवश्यकता होती है तो सोचना पड़ता है ये किस खंड में है ये। तो हल्का सा आभास होता है कि ये कविता इस खंड में होनी चाहिए, ये कहानी इस किताब में होनी चाहिए। और ये उपन्यास तो मुझे पता है कि कैरेक्टर जो हैं सब मुझे मालूम है कि ये इस। आपने आलोचना के क्षेत्र में भी बहुत काम किया और नामवर जी जो है वो आपने उनका जिक्र किया। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये हिंदी साहित्य में जो तुलसी से लेकर कबीर, तुलसी और कबीर को आमने सामने कर दो, शुक्ल जी से लेके और रामविलास शर्मा जी से नामवर सिंह को आगे कर दो, ये जो लगातार एक माहौल है किसी के बनाम किसी को कर देना, बड़ा ख़राब माहौल है ये। आलोचना का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है। एक तो ये कि ये सोच लेना कि हमारा आदमी है, हमारे दल का आदमी है, उसकी तो तारीफ़ करो, और जो अपना नहीं है, दल का नहीं, इसको चुप्पी साध दो। नामवर जी हमारे साथ थे, 1 साल आगे थे हमसे, और मैं जाता था वहाँ से गुजरात से, तो उनके यहाँ ठहरता था। काशीनाथ सिंह कुछ लिख रहे थे, कहा डॉक्टर साहब मैं भी कुछ लिख रहा हूँ। उन्होंने कुछ लिखा भी मेरे बारे में। सन 62 में जब मेरा नया काव्य संग्रह आया, बैरंग बेनाम हाँ, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ आया, तो मैंने एक कॉपी भेजी नामवर सिंह को। तो नामवर सिंह का खत आया और केदार का भी खत था कि ये किताब पढ़ करके मैं शपथ लेता हूँ कि इस पर मैं लिखूँगा। और केदार लिखा कि बहुत दिनों बाद ऐसी ताज़ी कविताएँ देखने को मिली हैं, लेकिन बाद में दोनों ने लिखा नहीं, कुछ नहीं किया। हाँ, और जब काशी में आए, बनारस में आए, तो हमारे मित्र थे, वो दोस्ती थे हम लोग साथ साथ। तो वो कवि थे, शुरू में कवि थे नामवर सिंह। पता है मुझे। हाँ, जी, हाँ, कुछ कविताएं लिखी थी। हाँ, कविताएं लिखी थी। वो डायरी लिखी है उनकी। झुपुर झुपुर धान के समुद्र में हरर हरर सुना रहा बिहान। तो जब आए, दिल्ली आए, तो महीना हो गया, इनके यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं, हमारे पड़ोस में आ रहे हैं। अब मुझे मेरे घर में झांका तक नहीं है। तो पत्नी ने इनको पकड़ लिया। अब मुझे लगा देखो, ये मुझे इतना छोटा समझते हैं कि मैं तो उनके यहाँ ठहर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे घर नहीं आएंगे। पत्नी ने लगाया इनको, क्यों नामवर जी? अरे सरस्वती जी, वक्त नहीं मिलता। वक्त तो जहाँ आपको मज़ा मिलता है वहाँ वक्त मिलता है आपको। जहाँ आप देखते हैं आप लायक चीज़, वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे नहीं। तो उसके बाद हमारी उनसे बिगड़ गई। कोई ना हमने कहीं कहा उनसे लिखने के लिए, ना कहीं उन्होंने कभी लिखा। तो उसी का खामियाजा आपके पुरस्कारों पर परिलक्षित हुआ क्या? हमारे पुरस्कारों से इनका कोई संबंध नहीं रहा, ना हाँ। बल्कि हमको तो देखिए, मैंने कहा ना, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। मुझे पता नहीं होता है कि कौन जो है निर्णायक है, किसकी चर्चा हो रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ पता नहीं होता है। बल्कि बाहर के लोग जानते हैं कि देखो ये निर्णायक थे, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। मेरे पास पहले वो लिस्ट आती थी, सूची आती थी, मेरी 3-4 प्रश्न होती थी इसमें।
तो मैं कहता था भाई मेरी पुस्तकें इसमें हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक बार भवानी भाई ने कहा, अरे मैंने कहा इन समोसे कि अपने लोग पर दे दो, ये सुना ही नहीं। मुझे अपने लोग मेरा बहुत बड़ा उपन्यास है, उसको मिलना चाहिए था। जल टूटता हुआ पर मिलना चाहिए था, तो जल टूटता हुआ पर नहीं मिला, नामवर को मिल गया। द्विवेदी जी निर्णायक थे, कोई बात नहीं। लेकिन तो द्विवेदी जी तो आपके गुरुजी थे और नामवर जी के भी गुरुजी थे। हाँ नहीं, वो नामवर जी के साथ पंडित जी तो थे ही, और ये जो वहाँ के ये थे अध्यक्ष यानी साहित्य अकादमी के जो कर्मचारी थे या जो अफसर थे, वो उनके साथ थे, उनको दिलाया उनको। तो ये जब जाते थे हम वहाँ गुजरात, तब हम बनारस को आते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हिंदी साहित्य में राजपूत बनाम ब्राह्मण जैसा कुछ भी झगड़ा रहा है क्या? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं तो फिर रामविलास जी और नामवर जी ये कैसे होता? दोनों तो एक ही पंथ के थे। नहीं थे, लेकिन दोनों का विचार एक था, दोनों का वाद एक रहा है। प्रतिस्पर्धा भी होती है ना, प्रतिस्पर्धा भी होती है कि हम इनसे बढ़ करके हैं कहीं। आपकी नज़र में दोनों में बड़ा कौन है? रामविलास बड़े हैं, बड़े मनुष्य भी हैं, बड़े लेखक भी हैं। और वो देखिए ऋग्वेद पर काम किया तो लोगों ने इनको ये भाजपाई बना दिया। ऋग्वेद पर लिखना कोई अपराध है? और सारे मार्क्सिस्टों ने उनको गाली देना शुरू किया। लेकिन हम लोगों के लिए तो ऋग्वेद कोई गाली देने की चीज़ नहीं है। तो उनकी उदारता देखिए कि आर्य कहीं से आए नहीं थे, यहीं के थे। और लोग मानते नहीं आए थे, जो लोग मानते आए थे उनको तकलीफ हो गई। तो ये डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में हिंदी साहित्य के जो बड़े लेखक हैं, बड़े रचनाकार हैं, जो आपके प्रिय हों और वही रचनाकार जिनसे आपकी मुलाकात भी हो। मैं कुछ लोगों के बारे में, जैसे जो चूंकि आप दिल्ली में आ गए और दिल्ली में भी आपका एक लंबा जीवन काल का जो खंड है वो बीता है, आपके पास बहुत सारे लोगों की यादें होंगी। अज्ञे भी उसी दौर में मुझे लग रहा है कि इसी शहर में थे। और आप जब इलाहाबाद की बात कर रहे हैं तो उस दौर में महादेवी और निराला जी का समय रहा होगा। तो आपके छात्र जीवन से लेके आपके प्राध्यापकीय जीवन तक, और लेखक भी आप स्वयं लिख रहे थे लगातार। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उन लोगों के बारे में, उनसे मुलाकातों के बारे में, और आपका अपना पसंदीदा। जब मैं मैट्रिक करने गया तो जिस हॉस्टल में था वो प्रसाद जी के पिछवाड़े था। लेकिन प्रसाद जी जा चुके थे, लेकिन उस मकान को देखते हुए प्रसाद जी मेरे मन में भर आते थे। उसकी वजह यह थी कि मैं आधुनिक काल में सबसे बड़ी किताब कामायनी को मानता हूँ। और इतना ही नहीं, टैगोर हुए या छोटे स्तर पर मैं हुआ, कवि के साथ उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे, इतने बड़े नाटककार थे प्रसाद जी। कौन है? निराला के पास कितनी कहानियाँ हैं, कितने उपन्यास हैं जो प्रसाद को के सामने रख गया। या पंत जी के पास कविताएं हैं। तो प्रसाद जी हमारे लिए सबसे बड़े कवि हैं। और लेकिन प्रसाद जी के साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे लगता है आज भी उनकी जो महत्ता है, जो उनकी रचनाएं हैं, उस हिसाब से नहीं हुआ। इसकी वजह क्या पाते हैं आप? नहीं, कामायनी तो नहीं, कामायनी है, लेकिन कामायनी के अलावा जो आपने अभी नाटक की बात की, समुद्रगुप्त से लेके कोई ऐसा विषय नहीं है। अगर मैं कहानी की बात करूं तो पुरस्कार को ही ले लें, कोई भी कहानी इतना जिसको कहते हैं सांस्कृतिक वितान जो उनका है, संस्कृतनिष्ठ भाषा और परिष्कृत रचना कर्म है, इतना भावमय और है। इसके बावजूद आज की पीढ़ी को कहा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी को जानती है, भारतेंदु जी को जानती है, निराला जी को जानती है, पंत जी को जानती है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी को उनके रचना कर्म के हिसाब से नहीं जानती। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि
कामायनी सबको प्रिय है। और अब देखिए जो भी प्रबंधक आप लिखे गए उनसे इनका मुकाबला कर लीजिए, चाहे तुलसीदास हो निराला की, चाहे गुप्त जी का के महाकाव्य हों, चाहे और किसी के हों, कामायनी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और मैंने कहा ना कि वो उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, और उनकी कहानियों का अपना रंग है, उपन्यासों का अपना रंग है। और शोध शोध लेख लिखे हैं ना, वो कितने बड़े हैं, कितने मार्मिक हैं। और इसलिए मैं तो अपने से ही मानता हूँ कि प्रसाद सबसे बड़े कवि आज आधुनिक काल के हैं। और एक बात बताऊँ आपको कि निराला की 100 जयंती थी, तब मैं आईए में था, और हम लोग घूम कर प्रचार कर रहे थे। शिवंकर सुमन बड़े वक्ता थे, वो निराला के पास थे। तो नागेश प्रदेश सभा में एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। उसके बाद यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी निराला ले जाए गए और कविता पाठ करते रहे। BHU में आए जब कविता पढ़ी तो केशव जी कहते हैं निराला भी बड़े कवि हुए होते अगर कठिन होते तो। केशव जी ने कहा हमको तो बहुत डर लगा कि अगर निराला होश में होते तो पता नहीं क्या हो गया होता। नहीं, केशव जी बहुत बड़े विद्वान और कामायनी के बहुत अच्छे अध्येता। कहते हैं कामायनी पर जो उनके नोट्स हैं हाशिए पर, किसी को दिया नहीं है लेकिन बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो लेकिन निराला बड़े कवि तो हैं ही हैं। और उनके राम शक्ति पूजा अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है। सरोज स्मृति है, अद्भुत है। उनके अच्छे गीत, हाँ, वो सबसे अलग हैं। दिनकर जी की कुछ याद है आपको? गिरधर दिनकर हाँ, दिनकर की याद है। दिनकर के साथ मैंने कविताएं पढ़ी हैं। दिनकर भी अच्छे कवि हैं, लेकिन आपने कहा बहुत बड़े कवि के रूप में मैंने प्रसाद जी को भी माना है। और जो पहले के कवि हैं उसमें तुलसीदास हैं, यहाँ तक कि फिराक साहब भी मानते हैं कि तुलसीदास बड़े कवि हैं। एक बार वो टीवी पर ही उनका साक्षात्कार हो रहा था, तो किसी ने पूछ दिया फिराक साहब आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा कवि कौन है तो आप क्या कहेंगे? तुलसीदास। तो किसी ने कहा कि आप भी तो बड़े कवि हैं। अरे मियाँ, फिराक तो बीनों पीछे नहीं दिखाई पड़ेंगे। सूरदास, तुलसीदास, मीरा, इन लोगों के सामने हम लोग क्या हैं? तो ये है। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि तुलना करना बेकार है। हर आदमी के पास जो अच्छा है उसको देना चाहिए, पढ़ना चाहिए और एक भिड़न करनी चाहिए। हाँ, उनको उनसे भिड़ा दो, उनको उनसे भिड़ा दो, ये अज्ञे का अपना काव्य है। और वो क्या नाम का भाई, अंधेरे वाले में मुक्तिबोध का अपना सौंदर्य है। आप एक बात है कि जब भी आपसे साहित्य की बात हो, आपका निश्चित रूप से कविता जो है वो आपका लगता है सबसे प्रिय विषय है, जबकि आपके उपन्यासों की गिनती भी कम नहीं है। और आप हर बार घूम फिर के, आपके प्रिय लेखक भी कवि, सारे रचनाकार कवि हैं और आप खुद भी कविताओं की बात ज्यादा करते हैं। उन्हें कविता की बात की है, बाकी तो रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े आलोचक तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। हाँ, आचार्य द्विवेदी बहुत बड़ी हस्ती हैं। आपकी प्रिय पुस्तकें कौन सी हैं? मेरी मतलब दूसरों को या अपनी? आप दूसरों की, आपके जो आपकी अपनी मैं कैसे पूछ सकता हूँ? आपकी तो सारी ही पुस्तकें आपके लिए अच्छी होंगी। देखिए, रामचरितमानस तो
निसंदेह सबसे बड़ा काव्य है, हमारे लिए प्रिय है, सबके लिए प्रिय है। और जन जीवन का इतना बड़ा ज्ञाता और कोई नहीं है। लोक जीवन के इतने बड़े पारखी तुलसीदास हैं और कोई नहीं है। देखिए, जब वो चौपाई कहते हैं तो एक चौपाई होती है प्रस्तुत, एक होती है अप्रस्तुत। यानी प्रस्तुत तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ छूट न जाए तो दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रीत जठासिर नाही। बात कर रहे हैं दामिन की, लेकिन वो कहीं एक और सत्य जो है इस मायने से ला रहे हैं। इसे तमाम जो अप्रस्तुत हैं वो जो जिसको कविता में नहीं कहा जा सकता उसको उन्होंने इस रूप में कहा है। इतना बड़ा कवि तो मेरे लिए कोई है ही नहीं है। और बाकी तो ये सूरदास, भ्रमर गीत सूरदास के जो कविताएं हैं, कबीर के जो कुछ यानी कुछ दोहे कबीर के बहुत अच्छे हैं। बहुत दोहे तो ठीक है, कबीर का जो एक मन है, जो खुला खुला मन है, यानी जो कहीं बंद नहीं है मन है, वो तो अद्भुत है। वो किसी के पास नहीं है। डॉक्टर साहब, अपने अब तक के जीवन को आप कैसे देखते हैं? हाँ, अपने अब तक के जीवन को आप कैसे देखते हैं? मैं खुद में बहुत अच्छापन अनुभव करता रहा हूँ। कारण ये है कि मैंने कभी नशा नहीं किया। नशा जो हानि करता है, जो मारता है, उससे मैं वंचित रहा। बनारस में 10 साल आप पान खाना नहीं सीखा। तो मेरे जीवन का जो एक घन पक्ष है, जो अच्छा पक्ष है, वो ये है कि मैं नशे से दूर रहा। दूसरी बात ये कि मैं महत्वाकांक्षा के जाल में नहीं फंसा। महत्वाकांक्षा बहुत मारती है। तन ने भी अपना काम किया, मन ने भी अपना काम किया, महत्वाकांक्षा नहीं। जो सहज भाव से मिल जाए, जो सहज भाव से तुम्हें लिखने की इच्छा, लिखते रहो, जो मिलता रहा है पाते रहो, कहीं मांगने मत जाओ। तो वह जो एक जीवन का दुरुपयोग होता है कि वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गिरे, उनसे मांगा। तो मैंने कहा मैं बड़े से बड़े लोगों के पास नहीं गया मांगने कुछ। तो यह जो एक महत्वाकांक्षाहीनता है, उसने मुझे बड़ा सुकून में रखा, बड़ा एक सहज रखा, बड़ा सादा रखा। और एक बड़ा एक लंबा सफ़र था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती हुई। एक लंबा सफ़र था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती रही। साथ होली हवा आग बन के कभी और कभी प्यार से महमहाती हुई। साथ होली हवा आग बन के कभी और कभी प्यार से महमहाती हुई। कंटकों ने किए चाक जब भी बसंत, छा गए फूल बनकर बसंत देह पर। कंटकों ने किए चाक जब भी बसंत, छा गए फूल बनकर बसंत देह पर। थक के बैठा जब ही मौत के पास में, जिंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। थक के बैठा जब ही मौत के पास में, जिंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। मैं एक गजल पढ़ता हूँ जी। हाथ कुछ आया न तू, फसलें उगाता रह गया। हाथ कुछ आया न तू, फसलें उगाता रह गया। चल गए पशु खेत, तू पंछी उड़ाता रह गया। क्या बात। चल गए पशु खेत, तू पंछी उड़ाता रह गया। देश तलघर में सुलाकर देश वे बनते गए। देश तलघर में सुलाकर देश वे बनते गए, और तू पागल उतन के गीत गाता रह गया।
देश तलघर में छिपा कर सुलाकर देश वे बनते गए, और तू पागल वतन के गीत गाता रह गया। झूठ रेखाएं बना फिर व्रत सा बनता गया, और सच का बिंदु खुद में थरथराता रह गया। क्या बात। और सच का बिंदु खुद में थरथराता रह गया। घाटियां मैदान जंगल जल रहे सब आग में, घाटियां मैदान जंगल जल रहे सब आग में, और अपने जल में बादल खुद नहाता रह गया। क्या बात। और अपने जल में बादल खुद नहाता रह गया। दोपहर को ही उजाला पी गया सूरज स्वयं, दोपहर को ही उजाला पी गया सूरज स्वयं। रोज कोई शाम को दीपक जलाता रह गया। क्या बात। रोज कोई शाम को दीपक जलाता रह गया। बसें कारें गाड़ियां गुजरी गुजरती ही गईं, बसें कारें गाड़ियां गुजरी गुजरती ही गईं। रास्ते पर तू खड़ा बाहें उठाता रह गया। क्या बात। रास्ते पर तू खड़ा बाहें उठाता रह गया। छुरियां मानव लहू की प्यास में जलती गईं, छुरियां मानव लहू की प्यास में जलती गईं। तेरी आंखों बीच आंसू झलमलाता रह गया। क्या बात। तेरी आंखों बीच आंसू झलमलाता रह गया। एक और पढ़ा हूँ। थक गए हैं महफिलों के जाम, आओ घर जलाएं। क्या बात। थक गए हैं महफिलों के जाम, आओ घर जलाएं। सो गई है रात बनकर शाम, आओ घर जलाएं। सो गई है रात बनकर शाम, आओ घर जलाएं। इश्तहारों को रहें पढ़ते भला कब तक यहाँ, इश्तहारों को रहें पढ़ते भला कब तक यहाँ। चिट्ठियाँ होगी हमारे नाम, आओ घर चलें। चिट्ठियाँ होगी हमारे नाम, आओ घर चलें। बिजलियों की रात में खोते गए अपनी शकल, बिजलियों की रात में खोते गए अपनी शकल। याद आया है सुबह का घाम, आओ घर चलें। याद आया है सुबह का घाम, आओ घर चलें। दूसरों के कोई आंसू हंसी कोई कुछ तो अपने नाम हो, कोई आंसू हंसी कोई कुछ तो अपने नाम हो। जी लिए अब तक बहुत गुमनाम, आओ घर चलें। जी लिए अब तक बहुत गुमनाम, आओ घर चलें। दूसरों के ख्वाब को अपना समझ जीते रहे, दूसरों के ख्वाब को अपना समझ जीते रहे। पड़ा होगा ढेर सारा काम, आओ घर चलें। पड़ा होगा ढेर सारा काम, आओ घर चलें। ढूंढता ही रह गया मन आशियाँ बाजार में, ढूंढता ही रह गया मन आशियाँ बाजार में। थक गया अब चाहिए आराम, आओ घर चलें। थक गया अब चाहिए आराम, आओ घर चलें। राजधानी में अमन का राग देखो उठ रहा, राजधानी में अमन का राग देखो उठ रहा। क्या हुआ होगा वहाँ हे राम, आओ घर चलें। क्या हुआ होगा वहाँ हे राम, आओ घर चलें। थक गए हैं महफिलों की जाम, आओ घर चलें। डॉक्टर साहब, आपको सुनने का मतलब ये है कि सुनते ही जाना, लेकिन सुनाइए जो एक आधा सुनाता जी। हूँ। जरूर जरूर। जिगर से बात करेगी जुबां कहीं न कहीं, जिगर से बात करेगी जुबां कहीं न कहीं। मिलेगा कल ज़मीं से आसमां कहीं न कहीं, मिलेगा कल ज़मीं से आसमां कहीं न कहीं। लगी है आग दस्त में हैं परिंदे बेचैन, लगी है आग दस्त में है परिंदे बेचैन। बनेगा फिर भी उनका आशियाँ कहीं न कहीं, बनेगा फिर भी उनका आशियाँ कहीं न कहीं। लिखी है सबके आंसुओं में डुबो कर खुद को, लिखी है सबके आंसुओं में डुबो कर खुद को। सुनेगा कल वो मेरी दास्तां कहीं न कहीं, सुनेगा कल वो मेरी दास्तां कहीं न कहीं। रहूँगा मैं न मेरे कह कहे न दिन फिर भी, रहूँगा मैं न मेरे कह कहे न दिन फिर भी। मिलेगा दर्द में मेरा निशान कहीं न कहीं, मिलेगा दर्द में मेरा निशान कहीं न कहीं। भटक रहे हैं लोग रात को बयाबा में, भटक रहे हैं लोग रात को बयाबा में। दिखेगी राह में कोई समा कहीं न कहीं, दिखेगी रात में समा कहीं कहीं। कहाँ से मरु में आ गया ये छाँ पंछी सा, कहाँ से मरु में आ गया ये छाँ पंछी सा। सजर सा होगा कोई मेहरबान कहीं न कहीं, सजर सा होगा कोई मेहरबान कहीं न कहीं। जहाँ के डर से भागता है कहाँ तू पागल,
जहाँ के डर से भागता है कहाँ तू पागल, इसी में होगा तेरा भी जहाँ, कहीं न कहीं जिगर से बात करेगी जुबान कहीं न कहीं। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। लेकिन बस एक हमारे जो आपके इस कार्यक्रम के हमारे पैनल प्रोड्यूसर हैं, उनका आग्रह है कि बनाया है मैंने ये घर हाँ, धीरे हाँ। धीरे सुने बगैर वो नहीं उनका था। अनुरोध है। वो रास्ते में भी आते समय उन्होंने कहा आओ, था कि ये डॉक्टर साहब से हमें सुनना है। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे। जहाँ आप पहुँचे छलांगें लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। जहाँ आप पहुँचे छलांगें लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे। गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। न हंस कर न रो कर किसी में उड़ेला, न हंस कर न रो कर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। ज़मीं खेत की साथ लेकर चला था, ज़मीं खेत की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे, क्या बात। उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे। मिला क्या न मुझको ए दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली है अगर धीरे धीरे, मोहब्बत मिली है अगर धीरे धीरे। देखो अगर एक गीत अगर है तो मैं उसके साथ जी, समाप्त करूँगा। ठीक ठीक। ये ओम जी का बहुत प्रिय गीत है। पथ सूना है तुम हो हम हैं आओ बात करें, पथ सूना है तुम हो हम हैं आओ बात करें, गुमसुम सा है मन आँखें खोई खोई, गुमसुम सा है मन आँखें खोई खोई, दिशा दिशा चुप्पियों बीच लगती सोई सोई, देखो गई हवाएं थम हैं आओ बात करें, देखो गई हवाएं थम हैं आओ बात करें। अपनी अपनी गठरी ले क्या अलग अलग चलना, अपनी अपनी गठरी ले क्या अलग अलग चलना, खोल कहीं दो पल हंस लेना फिर घंटों जलना, खोल कहीं दो पल हंस लेना फिर घंटों जलना, खुशियाँ थोड़ी ढेरों गम हैं आओ बात करें, खुशियाँ थोड़ी ढेरों गम हैं आओ बात करें। कहते सुनते सुनते कहते दिन कट जाएंगे, कहते सुनते सुनते कहते दिन कट जाएंगे, हंसी हंसी से आंसू बट जाएंगे, हंसी हंसी से आंसू बट जाएंगे, साथ सफ़र की घड़ियां कम हैं आओ बात करें, साथ सफ़र की घड़ियां कम हैं आओ बात करें। अंत में है, पता नहीं चलते चलते कब कौन बिछड़ जाए, पता नहीं चलते चलते कब कौन बिछड़ जाए, कौन पात कब किस अंधी आंधी में पड़ जाए, कौन पात कब किस अंधी आंधी में पड़ जाए, अभी समय की आंखें नम हैं आओ बात करें, अभी समय की आंखें नम हैं आओ बात करें, पथ सुना है तुम हो हम हैं आओ बात करें। एक दो अक्षर से मैं समाप्त कर रहा हूँ। कौन है तू प्रश्न सदियों से मुखर है, किंतु साधे मौन है तू, क्या बात, क्या बात। कौन है तू प्रश्न सदियों से मुखर है, किंतु साधे मौन है तू। बहुत बहुत आभार आपका, आपने इतना वक्त निकाला। मैं आपकी एक कविता की कुछ पंक्ति सुनाऊंगा, पूरी कविता नहीं है। हाँ। छोड़ जाऊंगा कुछ कविता, कुछ कहानियां, कुछ विचार, जिनमें होंगे कुछ प्यार के फूल, कुछ तुम्हारे उसके दर्द की कथाएं, कुछ समय चिंताएं, हाँ। मेरे जाने के बाद ये मेरे नहीं होंगे। हाँ। मैं कहाँ जाऊंगा, किधर जाऊंगा, लौट कर आऊंगा कि नहीं। मैं इसके बाद की जो पंक्तियां हैं उनको छोड़ता हूं दर्शकों के लिए,
वो पढ़ें, विचार करें। हाँ। और आपका होना इस सदी और इस साहित्य जगत के लिए एक उपलब्धि की तरह से है, कम से कम मैं यह मानता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब, धन्यवाद बातें मुलाकातें में हमको सुनने के लिए, प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को सुनने के लिए, इस बातचीत को सुनने के लिए। और मेरा यह विश्वास है कि आप इस बातचीत को निश्चित रूप से आनंद इसका उठाएंगे और इतिहास के साक्षी बनेंगे। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।